Welcome to Krishna channel. Today we'll start the sixth part of geography, and I have already discussed 5 parts. If you have not watched all those videos, then you can watch it in the playlist. All the videos are available which I had uploaded previously. And thanks everyone for your valuable comments. And we'll start today island, and later on we'll discuss about the river. So पहले हम आज आइलैंड के विषय में देखेंगे. तो आइलैंड के विषय में ये देखेंगे कि इससे पहले अंडमान और निकोबार के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, और इसके बाद जो है हम देखेंगे रिवर के विषय में. तो आप सभी को धन्यवाद. आज हम व्हीलर आइलैंड पढ़ेंगे. आइलैंड एक्चुअली ये ISLAND जो होता है ये आइलैंड होता है, लेकिन हम पिछले वीडियो में इसको आइसलैंड पढ़ दिए थे, तो उसके लिए सॉरी. और आज हम देखेंगे जैसे व्हीलर आइलैंड. व्हीलर आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और इसे हम 2015 में इसका नाम बदल करके APJ कलाम आइलैंड कर दिए थे. अब अब्दुल कलाम के नाम पे इसका नाम पड़ा था. और ये जो है पार्ट है उड़ीसा का. व्हीलर आइलैंड किसका पार्ट है? तो उड़ीसा का पार्ट है. और 150 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर से. मतलब अगर पैदल भी कोई चले भुवनेश्वर से तो पहुंच तो जाएगा, लेकिन आइलैंड मतलब वो बीच में रहता है, समुद्र के बीच में, जैसे चारों बगल पानी रहता है, तो फिर तैरने आना चाहिए अगर वहाँ जाना है तो. अब जैसे हो गया फिर मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट है. और मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट जितना भी मिसाइल है इंडिया का वो सारा वहीं से लॉन्च होता है, वहीं से टेस्ट किया जाता है. और भी है कुछ पॉइंट, लेकिन वहाँ से भी मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट उड़ीसा के ये जगह भी माना जाता है. अब इस मिसाइल क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे बढ़ चुका है. चाइना का नींद इसलिए भी एक पूरा हुआ है क्योंकि मिसाइल में हर चीज़ में इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसको मात दे सकता है. अब फिर जैसे देखेंगे दूसरा आइलैंड है एक लक्षद्वीप आइलैंड. तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरबियन सागर की तरफ से हो गया. अरबियन सागर मतलब इस साइड जो हो गया गुजरात के साइड से, जो जिसमें नर्मदा रिवर सब फ्लो करती है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे. तो वो अरबियन सी में अरवली माउंटेन को एक्सटेंड करने से जो बना था वो अरबियन सी बना था, तो उसमें लोकेशन है लक्षद्वीप आइलैंड का. अब देखेंगे कि लक्षद्वीप जो है एक यूनियन टेरिटरी है. तो यूनियन टेरिटरी छोटा सा, बहुत छोटा सा है ये, और इसका कैपिटल जो है वो कावारत्ती में है. और इसमें एक कोरल आइलैंड है, और टोटल इसमें जो है 36 आइलैंड है. 36 आइलैंड में 10 आइलैंड ऐसा है जहाँ पे मानव रहते हैं. और एंड्रोथ आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है वहाँ. और मिनिकोई और कावारत्ती जो है उस दोनों के बीच में जो एंगल है वो 9 डिग्री चैनल से जो है 9 डिग्री चैनल से दोनों अलग है, मिनिकोई और कावारत्ती. तो सबसे अगर ब्यूटीफुल आइलैंड का बात किया जाए तो मिनिकोई जो है बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है वहाँ पे. और दोनों कावारत्ती से, मतलब कैपिटल जो है लक्षद्वीप का, उससे जो है ये 9 डिग्री चैनल जो है उससे अलग है मिनिकोई से. तो अब हम देखेंगे फिर सेलेसाइट आइलैंड. सेलेसाइट आइलैंड जो होता है वो अरबियन सागर में ही है, और ये महाराष्ट्र का पार्ट है. और मुंबई जो है ये इसी आइलैंड पे, सेलेसिट आइलैंड जो है उसी पे मुंबई स्थित है. और ये लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है. पॉपुलेशन के वाइज अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इस आइलैंड पे. तो ऐसी आइलैंड जिस पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया में, तो यही आइलैंड है. अब हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न जो है भारत का, जो अपवाह क्षेत्र है पानी का, रिवर का. तो ऐसा जो नेचुरल फ्लो होता है वाटर का, उसको हम रिवर कहते हैं, तो सब जानते हैं. इसका यूज़ है तो वो इरीगेशन, सिंचाई में यूज होता है. फिर ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें है. एडिबल फिश जैसे मिलता है, उसमें एडिबल एनिमल्स मिलता है, जैसे फ़िश हो गया, तो वो सब खाने के उपयोग में भी आता है. अब जैसे यहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलता है. अगर नदी की प्रवाह होती है तो फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सब हमें प्राप्त होता है, जिससे फसल बहुत बढ़िया उपज होती है. और फिर सैंड मिलता है, नदी से ही मिलता है. पबल्स या स्टोन जिसको हम पत्थर कहते हैं, वो उससे बिल्डिंग मटेरियल्स में ये सब काम आता है. तो ये हो गया इसका एक यूज़. और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो है इसका यूज़ होता है. फिर प्रॉब्लम्स भी है उसका, जो 2 प्रॉब्लम्स है मेन. एक तो पॉल्यूशन है. पॉल्यूशन किस किस वजह से होता है, तो बहुत सारे रीज़न है. उसमें कुछ रीज़न यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड्स और सीवेज प्रॉब्लम्स वगैरह. और एक तो मेन प्रॉब्लम है डिस्प्यूट का. तो डिस्प्यूट जो है वो स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट भी हो सकता है. अब डिस्प्यूट जैसे कोई नदी है तो 2 राज्य से बहती है, तो एक राज्य कहता है कि हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, दूसरा कहता है हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे. तो वहाँ पे जाके डिस्प्यूट होता है. तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक IRWD एक्ट है, जिसको इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट कहा जाता है, जो 1956 में लाया गया था. ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 262 आर्टिकल है, 262 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंतर्गत ये मामला सुलझाया जाता है, स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट का. अगर लेकिन कंट्री के बीच में, 2 कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट रहता है तो फिर वो कैसे रिजॉल्व होगा? तो वो ICJ के माध्यम से, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के माध्यम से वो रिजॉल्व होता है. जैसे इंडस वाटर वैली पे जो डिस्प्यूट हुआ था, तो उसमें वर्ल्ड बैंक आया था बीच में,
और ICJ में केस चला था, फिर वो रिज़ॉल्व हुआ था। वो हम इंडस वाला जब रिवर पार्ट करवाएंगे तो उसका पार्टिकुलर मैं डिस्कस कर लूँगा। अभी जैसे अब इंडियन रिवर के विषय में अगर बात किया जाए तो इंडियन रिवर में एक हिमालयन रिवर हो गया, हिमालयन रिवर, दूसरा पेनिसुला रिवर मतलब प्रायद्वीपीय जो नदी है वो। तो ये जो नदी है इसमें हमेशा पानी रहता है, सदाबहार नदी, इसको पेरिनियल रिवर कहा जाता है। और इसका जो मेन है सोर्स वो ग्लेशियर से निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है तो रेनफॉल वाटर जो वर्षा का पानी रहता है, सीजनल रिवर है ये, बीच बीच में सूख भी जाता है। तो ये अरबियन सी में ये सब है, जैसे नर्मदा, तप्ती, ये सब अरबियन सी में जाके, माही रिवर हो गया, ये सब अरबियन सी में जाके मिल जाता है। और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। तो ये सब हो गया। और इसमें जो हिमालय से निकलता हुआ है ये गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, ये 3 रिवर माना जाता है कि हिमालय से निकल के आता है। तो गंगा को हम अगर ये देखेंगे अपने पुराण के अनुसार, अपने ये धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, तो गंगा हिमावन की पुत्री मानी जाती है। और जिन्हें तपस्या करके भागीरथ एक ये थे, अपने पूर्वज के उद्धार के लिए वो तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर बुलाए थे, इसलिए भागीरथी नाम भी दिया गया था। गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखेंगे गंगा रिवर के बारे में, पहले हम देखेंगे, फिर ये सारा पहले हिमालयन रिवर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद पहले हम गंगा रिवर पे देख लेते हैं। तो गंगा जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा रिवर ही है, जिसका लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर है। और इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी, रिवर इंडिया का राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया गया था। तो वो 4 नवंबर 2008 को डिक्लेयर किया गया था। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ से मतलब निकलता है, ये नदी का शुरुआत कहाँ से है, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। जहाँ मतलब कहाँ, किसके नज़दीक में है, तो गोमुख के नज़दीक में है। कौन से राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से इसका ओरिजिन है, मतलब ये निकलता है, जिसको पहले भागीरथी के नाम से जानते हैं, फिर वो देखेंगे हम डायग्राम। अब देखेंगे कि ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज मतलब ये कहाँ फिर जाके मिल जाती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और 5 स्टेट से ये बहती है, जो है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड से होकर गुजरती है ये। और इसमें जो ऑक्सीजन मतलब जैसे गंगा का पानी साफ़ रहता है या खुद से वो साफ़ कर लेता है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा कुछ चमत्कार तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, एक वायरस नाम है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये क्या करता है, तो जितना बैक्टीरिया रहता है पानी में उसको खुद से मारता है, जिसकी वजह से ये खुद का पानी खुद से ही क्लीन कर लेता है। लेकिन अभी भी तभी बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आकर। उत्तर प्रदेश में ही जब उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरा गंदा होता ही चला जाता है। अब वो भी हम देखेंगे आगे। तो जैसे ये सेल्फ प्यूरीफाइंग रिवर भी इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज जो रहता है इसके वजह से कहा जाता है। अब बहुत सारा छोटा छोटा रिवर जो है वो 15 ऐसा स्टेट है जो टेरिटरीज रिवर कह सकते हैं इसका, गंगा का, जो 15 ऐसे राज्य से गुजरता है। अब उसके बाद देखेंगे कि गंगा को हम बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये इसका टोटल एरिया जो है वो 26.2% एरिया है जिस पे गंगा नदी बहती है। टोटल एरिया इंडिया का जितना है उसमें 26.2% एरिया में गंगा बहती है। अब हम ये देखेंगे कि पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो पहला ट्रिब्यूटरी मतलब जब गंगा फ्लो होती है तब उसमें पहला नदी कौन सा आके मिलती है उसको हम पहला ट्रिब्यूटरी कहेंगे, तो वो है रामगंगा, सबसे पहले आके मिलती है। और लास्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो महानंदा है। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना मतलब गंगा के पैरेलली ही चलती रहती है, वो हम दिखाते हैं सब आगे, हम उसको पूरा अच्छा से दिखाएंगे, डिस्कस कर लेंगे। फिर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो वॉल्यूम के अनुसार अगर बात किया जाए तो वो घाघरा रिवर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में वाटर का फ्लो होता है और जाके मिलता है। तो फिर पॉल्यूशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, तो कन्नौज से पॉल्यूशन स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कानपुर में जाके हो जाता है। अब गंगा जो है वो इंटर करता है प्लेन सरफेस पे, कहाँ, तो हरिद्वार में प्लेन सरफेस पे वो इंटर कर जाता है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सा नदी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये सब हो गया। तो ये हम आगे देख लेते हैं। फिर जैसे पहले ये देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे ये कितना इसमें प्रयाग है तो वो पहले देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों का कृष्णा चैनल है, कृष्णा चैनल, कृष्ण जी का तो बहुत सारा नाम है, तो एक विष्णु नाम कि विष्णु अवतार ही है। फिर नंद लाल कहा जाता है उनको, तो वो भी नंद मतलब कृष्ण जी ही हुए। फिर कर्ण को अपने जांघ पे ऐसा माना जाता है कि वो अपने थाई पे उनको कर्ण को जलाया था, तो ये भी कृष्ण जी से रिलेटेड हो गया। और कृष्ण जी जो है वो हमेशा शिव जी का नाम लेते रहते हैं, तो शिव जी मतलब रुद्र शिव जी का ही नाम है। और ये कृष्ण जी क्या थे, देव अवतार में थे,
तो ये कृष्ण जी से ही सारा प्रयाग का नाम आ जाता है। तो पहले विष्णु गंगा यहाँ से बद्रीनाथ से निकलता है। बद्रीनाथ अब कहाँ पड़ता है, तो बद्रीनाथ जो है वो सतोपथ ग्लेशियर है, एक सतोपथ ग्लेशियर में पड़ता है। ये जो बद्री सतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ से दो दो नदी निकलती है, एक धौली गंगा निकलती है, एक विष्णु गंगा निकलती है, और दोनों नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों नदी का जो गहराई है वो सेम है। तो इसलिए अब इसका अगर गहराई सेम रहता है तो वहाँ पे नदी का दूसरा नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर किसी नदी का ज़्यादा गहराई रहता है तो वो नदी फिर आगे भी उसी नाम से चलता रहता है। लेकिन यहाँ दोनों का गहराई सेम हो जाता है, इसलिए इसका आगे अलकनंदा रिवर के नाम से जाना जाता है फिर। तो ये मीटिंग पॉइंट हो गया विष्णु प्रयाग। इसके आगे से फिर अलकनंदा रिवर के नाम से जाना गया। अब अलकनंदा में क्या हुआ, तो नंदाकिनी रिवर मिल जाती है। नंदाकिनी रिवर मिली तो फिर नंदलाला, वो तो विष्णु भगवान का ही अवतार है, तो नंद प्रयाग हो गया। फिर कर्ण को क्या किए थे, तो अपने जांग पे रख के जलाए थे, तो वो कर्ण प्रयाग आ जाता है। कर्ण प्रयाग में कौन सा नदी मिलता है, तो एक पिंडार नदी मिलता है कर्ण प्रयाग में आकर, जो पिंडार नदी अलकनंदा रिवर में आके मिलता है। अब फिर देखेंगे आगे कि केदारनाथ जो से निकलती है एक मंदाकिनी रिवर, और केदारनाथ से निकल कर ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्र मतलब शिव में मिल जाती है। तो कर्ण भी, अगर ऐसा मानिए, जो कर्ण जो को जो जब जलाए थे भगवान जी, तो उस समय कर्ण मृत्यु के पश्चात तो सब भगवान के पास ही पहुंचता है। रुद्र मतलब शिव में ही सम्मिलित हो जाता है, ऐसा माना जाता है हिंदू ग्रंथ के अनुसार। तो फिर ये कर्ण के मृत्यु के पश्चात फिर रुद्र में मतलब उसमें महादेव में मिल गए। तो इस तरह से ये ट्रिक है एक तरह से याद रखने का। तो फिर वहाँ पे केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकला, और यहाँ पे रुद्रप्रयाग मतलब इसका नाम दिया गया रुद्रप्रयाग। इसलिए दिया गया क्योंकि मंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर से मिला यहाँ पे। तो अब अलकनंदा रिवर का ज़्यादा गहराई था, फिर वो अलकनंदा के नाम से ही जाना गया। अब यहाँ से जो है उत्तरकाशी गंगा, गंगोत्री, गोमुख जिसको कहते हैं, यही है ओरिजिन पॉइंट माना जाता है गंगा का। तो अब ये नदी आया, इसको भागीरथी नदी कहा गया। भागीरथी क्यों कहा गया वो भी हम बता चुके हैं। तो भागीरथी नदी यहाँ पे आकर यहाँ से मिलती है। तो यहाँ भागीरथी रिवर का गहराई और ये अलकनंदा का गहराई दोनों का सेम हो जाता है, और फिर यहाँ से जो है आगे इसका नाम गंगा पड़ता है। तो ये 5 हम लोगों का कितना हुआ, एक प्रयाग, 2, 3, 4, 5 प्रयाग हो गया। एक विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये याद रखना है। भागीरथी जो अलकनंदा रिवर में मिलती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, देव प्रयाग कहा जाता है, और उसके बाद से ये नदी गंगा नदी कहलाती है। अब देखेंगे यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अब विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है वो दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग में दोनों का मीटिंग पॉइंट है। और फिर अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर का मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। ऐसे ही अलकनंदा और पिन्नार के मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। और ऐसे ही अलकनंदा भागीरथी को देव प्रयाग कहते हैं। अब इसी को हम अब लैंग्वेज में देखेंगे। नहीं, पहले तो डायग्राम में देख लेते हैं, इसके बाद लैंग्वेज में देखेंगे। जैसे ये हो गया अपना, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। ये जो ग्लेशियर है ये यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। और यहाँ से यमुना नदी गंगा के पैरेलल में निकलती है और यहाँ आकर प्रयागराज में मिलती है। तो इसलिए गंगा के पैरेलल रिवर में लॉन्गेस्ट रिवर जो पैरेलली चलता है वो अगर पूछा जाता है तो ये यमुना नदी का नाम आ जाता है। और जो हम पीछे दिखाए थे ये 5 प्रयाग का, तो वो इतना छोटा जगह में हम दिखा दिए हैं क्योंकि वहाँ पे अब यहाँ पे जगह का अभाव था। तो इसलिए मैं इस पार्ट को आगे पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो है यहाँ से अब गंगा आ गया देवप्रयाग से भागीरथी मिलने के बाद गंगा का जो पहला प्लेन पे या मैदान पे गिरती है वो हरिद्वार में आकर गिरती है। और उसके बाद ये जो ऐसे हो गया गध मुक्तेश्वर है एक उत्तर प्रदेश का, वहाँ से होते हुए कन्नौज में आकर मिलती है। कन्नौज में कौन सा नदी मिलती है, सबसे पहला जो फर्स्ट टेरिटरी था वो क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसमें हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। जैसे राम गंगा पहला एक टेरिटरी है जो गंगा नदी का जो मिलती है, और ये वाला जो पोर्शन हो जाता है ये लेफ़्ट पार्ट हो जाता है, और ये वाला जो है ये राइट पार्ट हो जाता है। तो राइट ट्रिब्यूटरी अगर पूछा जाए तो ये वाला हो जाता है, और लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी में ये सब आ जाता है। अब देखेंगे जैसे ये कन्नौज में यहाँ पे पॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम जो पॉल्यूशन है वो कानपुर में जाकर होता है। और ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो है गंगा नदी का वो मिलती है। अब यहाँ से देखेंगे जैसे यमुना नदी जो इसके पैरेलली बहुत लंबा नदी एक है जो यहाँ पे प्रयागराज में मिला है। तो यमुना नदी का कौन कौन सा
टेरिटरी नदी है वो देख लेंगे। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी निकलती है यमुनेत्री ग्लेशियर से। यमुनेत्री ग्लेशियर को हम बंदर की पूंछ ग्लेशियर भी कहते हैं, बंदर की पूंछ भी कहते हैं यमुनेत्री ग्लेशियर को, बहुत अच्छा नाम दिया गया है। और फिर इसके बाद देखेंगे कि यमुना नदी में पहले ये नदी मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी निकलती है इंदौर में एक जगह है जनपाऊ हिल। तो जनपाऊ हिल के मऊ नामक एमपी में जगह है जहाँ से चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी दो चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है चंबल नदी में, और एक गली इरोजन के लिए ये फेमस है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ जाता है, गली इरोजन के लिए कौन सा नदी फेमस है, तो ये चंबल नदी फेमस है। घड़ियाल किस नदी पे पाया जाता है, तो चंबल नदी पे। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर अब ये देखेंगे कि चंबल रिवर में फिर एक रिवर है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जब हम महाकाल के दर्शन करने गए थे तो शिप्रा नदी में स्नान भी किए थे। अब जैसे यहाँ कारकी बाडी एक ग्लेशियर है, तो कारकी बाडी ग्लेशियर से ये शिप्रा नदी निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी में मिलने के बाद चंबल नदी जो यमुना नदी से मिलती है वो इटावा एमपी में पड़ता है, उस जगह पे मिलती है, दोनों का मीटिंग पॉइंट यहीं पे है। और फिर यमुना नदी का ज़्यादा गहराई रहता है तो ये बहती हुई चली जाती है यहाँ तक। अब इसमें एक तो ये हो गया, और शिप्रा नदी में कुंभ मेला भी लगता है। तो कुंभ मेला और कितने जगह पे लगता है, तो और कुंभ मेला जैसे हो गया हरिद्वार में लगता है, वो भी गंगा के किनारे है, जैसे ये हरिद्वार हो गया, यहाँ भी कुंभ मेला लगता है। और फिर प्रयागराज हो गया, प्रयागराज ये हो गया, यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है। और नासिक गोदावरी रिवर के पास जो है उस पर कुंभ मेला लगता है। और ये उज्जैन में जो है शिप्रा नदी है एक, ये वाला पोर्शन, ये शिप्रा नदी, उसके जगह पे भी कुंभ मेला लगता है। और फिर एक बेतवा करके है, बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल माउंटेन से निकलती है और फिर यमुना नदी में मिल जाती है। और वो जो मिलती है वो हमीरपुर जगह है जहाँ पे ये यमुना नदी से मिलती है, बेतवा नदी। और फिर एक केन नदी है जो कैमूर हिल से निकलती है। और बांदा नाम का एक जगह है, वो भी एमपी में ही पड़ता है, जहाँ पे वो नदी मिलती है, केन नदी। इसके बाद दोनों जाके प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज में मिलने के पश्चात फिर यमुना नदी की गहराई कम हो जाती है और इसका गंगा नदी का गहराई ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये गंगा नदी के नाम से ही आगे निकलती है। फिर अब प्रयागराज हो गया, उसके बाद हम देखते हैं जैसे प्रयागराज के बाद गाजीपुर में पीलीभीत और फुल्हार लेक, पीलीभीत जिसको हम फुल्हार लेक भी कहते हैं, उस जगह से एक गोमती रिवर निकलती है और गाजीपुर में आकर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वहाँ आकर मिलती है। अब फिर देखेंगे इस ये आगे जाती है और यहाँ पे एक मिलाप ग्लेशियर है। और ये मिलाप ग्लेशियर यहाँ है, और यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है शारदा या काली रिवर, दोनों एक ही है, शारदा रिवर या इसी को काली रिवर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जो है वो घाघरा रिवर भी निकलती है एक यहाँ से। तो घाघरा रिवर जो निकलती है वो उसका कौन सा ग्लेशियर से निकलती है घाघरा रिवर, तो भारचा जुंग नाम है उसका, ग्लेशियर का नाम है भारचा जुंग ग्लेशियर, जहाँ से घाघरा रिवर निकलती है। तो अब ये मिलाप नदी से काली रिवर आया और यहाँ से घाघरा रिवर आया। तो घाघरा का क्या होता है, गहराई ज़्यादा रहता है, तो ये फिर आगे घाघरा नदी के नाम से ही छपरा में बिहार में आकर मिलती है। और ये घाघरा नदी जो है ये, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है वाटर का, जो इसमें जो मिलता है, तो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इसी का घाघरा नदी का है। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐसा ट्रिब्यूटरी अगर पूछा जाए तो उसमें आंसर हो जाता है घाघरा रिवर। अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। अब जैसे घाघरा रिवर और से जो शारदा रिवर निकली थी, ये बाराबंकी है जहाँ पे एक कैनाल बन गया था। तो वो हम आगे फिर देख लेते हैं कि कैनाल क्या होता है, बाराबंकी क्यों है, तो वो सब हम आगे फिर इसका थियरी पार्ट में देख लेंगे। जैसे अब ये हो जाता है छपरा से आगे एक पटना है जहाँ से सन रिवर, ये अमरकंटक जगह है, एक अमरकंटक जगह है। ये बैंक ऑफ जबलपुर में नर्मदा रिवर बहती है और नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ बहती है और सन रिवर फिर ईस्ट की तरफ बहती है। यहाँ से अमरकंटक से शुरू होती है, अमरकंटक से नर्मदा रिवर इधर फ्लो होती है और सन रिवर इधर फ्लो होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा 3 ही नदी है जो वेस्ट की तरफ बहती है। एक तो नर्मदा नदी हो गया जो वेस्ट की तरफ बहकर फिर अरबियन सागर में जाकर मिल जाती है, और दूसरा हो गया एक माही रिवर है और ताप्ती रिवर है। तो माही रिवर और ताप्ती रिवर ये दोनों भी जाकर नर्मदा रिवर के साथ ही, नर्मदा रिवर के पैरेलली ही ये सब चलते रहते हैं और जाकर फिर अरबियन सागर में मिल जाते हैं। माही रिवर भी वहीं जाकर मिलता है और ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर तो पैरेलली ही चलते रहते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि ये फिर पटना में जाकर मिल गया। और उसके बाद जो है ये एक और नेपाल से ग्लेशियर, नेपाल से निकलती है जिसको नाम दिया गया है गंडक रिवर। तो गंडक रिवर सोनपुर बिहार में आकर मिल जाती है। और फिर इसके बाद ये गंडक रिवर जो निकलती है कहाँ से निकलती है, तो नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है यानी तिब्बत एरिया से निकलती है गंडक रिवर। और उसके बाद जो है
ये हो गया गोसाई धाम। गोसाई धाम में 7 स्ट्रीम फ्लो होती है। गोसाई धाम एक काठमांडू के आसपास जगह है गोसाई धाम। तो वो 7 स्ट्रीम में एक नदी बहती है, जिसमें से 3 स्ट्रीम इधर की ओर आ जाता है बिहार की ओर, और 4 नेपाल में ही फ्लो करती है। अब ये देखेंगे कि कोसी रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। तीनों नदी आपस में मिलकर फिर ये कोसी नदी के रूप में जाना जाता है, और ये कुर्सेला में आकर बिहार में मिल जाता है। और फिर ये जो है गोदावरी घाट जो है वहाँ पे दार्जिलिंग से एक दार्जिलिंग हिल है, वहाँ से महानंदा रिवर निकलती है और यहाँ पे गोदावरी घाट से 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक हुगली में चला जाता है बंगाल में, और एक पद्मा रिवर यहाँ से बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये हमारा पोर्शन था इसका, गंगा रिवर का कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बहती है। और इसी का थियरी पार्ट जो हो गया, ये थियरी पार्ट फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोसी नदी जो है उसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये जो कोसी नदी है, एक मिनट, कोसी नदी हम दिखा दे रहे हैं। ये जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर जो कुर्सेला में आकर मिलता है उसको हम सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि ये जब भी आती है कोसी नदी से पानी बहुत ज़्यादा आ जाती है और पूरा बाढ़ आ जाता है बिहार में, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। सौरो कहा जाता है, मतलब बिहार के लिए अभिशाप माना जाता है। और बैरेज मतलब हो गया, जो बैरेज ऐसा हुआ जिसमें वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाए, उसको बैरेज कहते हैं। तो वाटर डाइवर्ट क्यों किया जाता है? एक तो कैनाल के लिए किया जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो कैनाल मतलब नहर हो गया, जो खेती वगैरह के लिए किया जाता है। फिर अब ऐसा बैरेज कहाँ कहाँ पे है? तो एक बिजनौर बैरेज है, और नरौरा बैरेज है, हरिद्वार बैरेज है। तो हरिद्वार बैरेज जो है वो अपर गंगा कैनाल पे है, बिजनौर बैरेज जो है वो लोअर गंगा कैनाल पे है, और नरोरा बैरेज जो है वो मिडिल गंगा कैनाल पे है। अब ये देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे जो बिजनौर है, यहाँ जो बिजनौर है काला नाद में, तो बिजनौर में भी क्या है, बैरेज बना हुआ है। यहाँ पे बिजनौर बैरेज लिखा हुआ है। तो बिजनौर में भी लोअर गंगा कैनाल है। तो हम देखेंगे जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सा आ जाता है। तो फिर ये रामगंगा, गोमती, काली, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आ जाता है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी यानी हम जो बताए थे, ये ऊपर का जो है ये लेफ़्ट हो जाता है। ये जितना ट्रिब्यूटरी है इसमें वो सब लेफ़्ट हो जाता है। तो रामगंगा हो गया, चाहे वो गोमती रिवर हो गया, घाघरा रिवर हो गया, ये सब क्या है, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। लेफ़्ट साइड में जो इसका सहायक नदी है वो हो गया। फिर गंडक रिवर हो गया, कोसी रिवर हो गया, और राइट साइड में तो एक यमुना रिवर हो गया, और ये सन रिवर, और यही सब है राइट साइड में। तो राइट साइड का ट्रिब्यूटरी भी देख लेते हैं। जैसे राइट साइड का ट्रिब्यूटरी यमुना नदी हो गया और सन रिवर है, 2 ही ग्लेशियर है। अब यहाँ पे जो हम वो देखे थे वही अब इसको थियरी फॉर्म में देखते हैं। अब पहला रिवर ऐसा माना जाता है कि पहला ट्रिब्यूटरी जो है गंगा नदी का वो रामगंगा ही है। इसके बाद ये ओरिजिनेट कहाँ पे होता है? तो उत्तराखंड में ओरिजिनेट होता है। नैनीताल एक वहाँ ज़िला है, वहाँ से ओरिजिन इसका माना जाता है। और ज्वाइन गंगा नियर कन्नौज, उत्तर प्रदेश कन्नौज में इसका मीटिंग होता है, गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद जो है गोमती रिवर होती है। तो गोमती रिवर जो है वो पीलीभीत से मतलब ओरिजिनेशन पॉइंट जो है उसका वो उत्पन्न होती है वहीं से, और ओरिजिन पॉइंट है पीलीभीत, और ज्वाइन करती है गंगा को गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पास। जो हम देखे हैं पीछे वही सब लिखा हुआ है इसमें। फिर काली रिवर का जैसे लिखा हुआ है, तो शारदा रिवर जो ज्वाइन करती है घाघरा को बाराबांकी के पास, और उसके बाद फिर शारदा रिवर को घाघरा रिवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घाघरा रिवर का गहराई बहुत ज़्यादा होता है। फिर घाघरा रिवर कहाँ पे मिलती है गंगा से? तो छपरा बिहार में मिलती है। फिर गंडक हो गया, तो गंडक का ओरिजिन है नेपाल चाइना का बॉर्डर, जो बताए थे जैसे, और ज्वाइंस द गंगा एट सोनपुर बिहार, और फिर गंगा को सोनपुर बिहार में ये मिलती है गंगा से। फिर कोसी रिवर जैसे हो गया, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल। कोसी रिवर ओरिजिन होता है नेपाल से, और नेपाल चाइना बॉर्डर से, और ज्वाइन करता है गंगा को कुर्सेला में। फिर कोसी को हम सौरो बिहार कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बराबर। फिर महानंदा जो है ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल और सिक्किम बॉर्डर, ये जो है नेपाल और सिक्किम बॉर्डर से निकलती है, और फिर ये मिल जाती है गंगा में। गोदावरी घाट है एक, जो बांग्लादेश में पड़ती है गोदावरी घाट, और वहाँ से फिर 2 हिस्सा में बढ़ जाता है। एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसको पद्मा नाम से जानेंगे, और फिर दूसरा चली जाती है एक बंगाल में। और यहाँ फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो यमुना नदी है। यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसको बंदर की पूँछ भी कहते हैं, और ज्वाइन करती है गंगा को प्रयागराज पे। और यही
ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ क्या है यमुना का, तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ एक तो बेतवा नदी था, चंबल नदी था और केन नदी था जो यमुना नदी से आकर मिल जाती थी। और फिर सन रिवर कौन सी है, तो सन रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू के पास और ज्वाइन करती है गंगा को पटना में। तो यही था, आज गंगा रिवर पर चर्चा किए हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे रिवर इंडस रिवर पे बात करेंगे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कृष्णा एसएससी एंड बैंकिंग टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।